तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं आपको पढ़ाऊंगा दो सब्जेक्ट्स। एक है, होमवर्क इतना भी करके आए होंगे आप, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा मैं? एक तो मैं पढ़ाऊंगा आपको कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जो पहला सब्जेक्ट हमारा होने वाला है, दैट विल बी कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ये सब्जेक्ट 100 मार्क्स में है एंड इट इज ए पार्ट ऑफ ग्रुप 2, ग्रुप 2 में आता है। पर अब मैं आपको एक छोटी सी चीज बोलूंगा, मतलब जो मुझे लगता है पर्सनली होने भी वाली है और होनी भी चाहिए। अब ये ग्रुप 1 ग्रुप 2 का टंटा छोड़ो आप, क्योंकि कौन बच्चा ऐसा है जो 9 महीने में सिर्फ 3 सब्जेक्ट पढ़ना चाहेगा? अगर आप सिर्फ ग्रुप 1 सिलेक्ट करते हो, मतलब आप ये चाहते हो कि हम 9 महीने तक या अगले 9 महीने, आपके हिसाब से 9, मेरे हिसाब से तो 8 ही है, अगले 8 महीने आप सिर्फ 3 सब्जेक्ट पढ़ोगे, अकाउंट्स, कंपनी लॉ, टैक्सेशन पढ़ना चाहते हो आप सिर्फ ग्रुप 1, डायरेक्ट एंट्री है, तो आप अभी ग्रुप 1 ही दे पा रहे हो, ऐसा है क्या? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं, पर मेरा मानना है कि चलो एक आध एक्सेप्शन तो होगा जो डायरेक्ट एंट्री के रीजन से या किसी और रीजन से नहीं दे पा रहा है। पर एक जनरल स्टूडेंट की मैं बात करूं कि एक जनरल स्टूडेंट एक ग्रुप पे अब नहीं जाना चाहेगा, क्योंकि पहले क्या होते थे 8 सब्जेक्ट थे, तो इट लुक्स लाइक यार वेरी डिफिकल्ट टास्क टू परस्यू ऑल 8 सब्जेक्ट्स इन ए डे, और मतलब क्लासेस लगती थी सुबह 8 से लेके शाम को 6:30 बजे तक, एंड इट वाज लुकिंग ए वेरी हार्ड टास्क कि यार 8 सब्जेक्ट को आपको 8 महीने में पढ़ के 8 एग्जाम एक साथ दे के सारा का सारा कवर करना है। पर अब यार आपके पास बच गए हैं 6 सब्जेक्ट। पहली बात तो आईसीआई ने एक बहुत बढ़िया काम करा, पूरे 2 सब्जेक्ट ही उड़ा दिए। अकाउंट और एडवांस 2 होते थे, उन्होंने एक ही कर दिया। दूसरा उन्होंने एक और सब्जेक्ट था ईआईएस, और एक होता था इको, इकोनॉमिक्स और ईआईएस, वो उन्होंने सब फाउंडेशन में शिफ्ट करके ईआईएस को हटा ही दिया। मतलब अल्टीमेटली आपके पास सब्जेक्ट कितने बचे? 6। अब अगर आप अगले 8 महीने तक सिर्फ 3 सब्जेक्ट पढ़ोगे ना, तो आपको फील ही नहीं आएगा कि आप सीए कर रहे हो। आपको लगेगा क्या है, 4 घंटे की क्लास लगती है, 2 घंटे का होमवर्क मिलता है, दिन भर में मैं 6 घंटे पढ़ता है, तो बीकॉम वाला बच्चा ही पढ़ लेता है। ग्रेजुएशन वाला भी 3 घंटे कॉलेज में तफरी मारने जाता है और 2 घंटे कोचिंग में जाके वो बेसिक्स पढ़ लेता है। तो अल्टीमेटली बीकॉम वाले में हमें फर्क क्या बचेगा? दूसरी बात, आपके पास ग्रुप 2 में कॉस्ट एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है। आपको बता दूं, अभी तक इतने अटेम्प्ट्स हो गए हैं। मई 2022 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स, नवंबर 2022 99 आउट ऑफ 100 मार्क्स, मई 2023 99 आउट ऑफ 100 मार्क्स हमारे यहाँ के स्टूडेंट है, और सारे कॉस्ट में, मतलब, और 90s के ऊपर तो लंबा स्कोर है। मतलब ऐसे बच्चे हैं, 12 से 15 बच्चे ऐसे मिलेंगे आपको हर अटेम्प्ट में जो कॉस्ट में 90 अब स्कोर करते हैं। अरे बेटा, इंटर लेवल पे 90 अब स्कोर करना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, लेकिन आप कॉस्ट अकाउंटिंग में कर सकते हो, और बच्चे कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि ग्रुप 2 में एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है जो आपकी नैया पार लगा सकता है, क्योंकि इसमें आपने 80 भी लिया है, तो आप सोच लो आपको सेट ऑफ में कितना बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है। तो 6 सब्जेक्ट्स पहली बात तो रह गए हैं। दूसरी बात, ग्रुप 2 में स्कोरिंग सब्जेक्ट आ गया है, तो इसका मतलब यह है कि अब ग्रुप 1 पे जाना अपने आप में एक मैं बोलूंगा कि एक डर, या आप डर रहे हो उस चीज से कि नहीं मैं तो 6 सब्जेक्ट एक साथ कैसे पढ़ पाऊंगा या पढ़ पाऊंगी। बहुत आसान है बेटा, 6 सब्जेक्ट 8 के सामने कम है। उन्होंने क्या किया, थोड़ा सा लेवल घटा दिया, मतलब नंबर ऑफ पेपर्स कम कर दिए। दूसरा एक और फायदा है, सब में एमसीक्यू है, 30% एमसीक्यू है हर पेपर के अंदर, चाहे वो कॉस्ट हो, चाहे वो टैक्सेशन हो, चाहे वो अकाउंट्स हो, 30% के एमसीक्यूज हैं। तो आप सोचो कि आपके लिए वो एक और जो प्रॉब्लम बच्चों को होती थी, क्या प्रॉब्लम होती थी? लेंथी पेपर है। बच्चे मेरे को बार-बार बोलते हैं सर पेपर इजी आता है पर हो नहीं पाता है। एक ही आंसर आता है, सर हो नहीं पाता है। तो क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि हम क्या करते हैं, जब क्वेश्चन करना चालू करते हैं तो एक आध क्वेश्चन में ऐसे अटक जाते हैं कि पूरा का पूरा हमारा पेपर की वाट लग जाती है। पर आईसीआई को ऐसी समझ में आ गई कि हम बच्चों को फालतू क्यों लेंथी पेपर दे रहे हैं, तो उन्होंने एमसीक्यू पैटर्न लॉन्च कर दिया, और अब 30% एमसीक्यूज है जो कि आपका टाइम कंज्यूम कंपैरेटिवली कम करेंगे एज कंपेयर टू द प्रैक्टिकल एंड द थियोरेटिकल क्वेश्चंस। एंड दैट्स व्हाई इट इज आल्सो ए बोनस फ्रॉम आईसीआई। सब्जेक्ट कम कर दिए, आपका एमसीक्यू पैटर्न कर दिया। उसके बाद आप इतनी कायरता तो मत दिखाओ कि नहीं यार अभी भी हम 3 सब्जेक्ट पे ही जाएंगे। सर हमको डर लगता है। अरे बेटा डर लगता है तो बेटा सीए में आना ही नहीं चाहिए था। आप सबको ही पता है कि सीए में आना अपने आप में एक बहुत ही आई कैन से ब्रेव डिसीजन था।
क्योंकि आपके साथ वाले कितने ही बच्चे होंगे उन्होंने बोला अरे पागल होगा तू सीए में जा रहा है, सीए छोड़ दे, अपन तो ग्रेजुएशन कर लेते हैं, फिर कैट दे देंगे, मजे करेंगे कॉलेज की लाइफ। लेकिन आपने वो ब्रेव डिसीजन लिया है, तो आप सीए में आए हो, अपने आप में एक ब्रेव डिसीजन है, तो आप मान के चलो कि आपको ये ब्रेवरी आगे कंटिन्यू करनी पड़ेगी। क्योंकि आप अभी चलो 3-3 करके दे दोगे, आपको लगा नहीं यार एक ही ग्रुप हो पा रहा है ये वो, फाइनल में क्या करोगे? फाइनल में भी एक एक ग्रुप करके दोगे तो ठप्पा लग जाएगा एक ग्रुप वाला। अपने को बोथ ग्रुप एक शॉट में क्लियर करना है। सर हम नहीं है, अरे बन जाओगे केपेबल बेटा। मैंने बहुत बच्चे देखे हैं जो कि 70 और 75% वाले बच्चे होते हैं 11-12 के अंदर, इंक्लूडिंग मी। I was also a 75% वाला स्टूडेंट इन 12th क्लास, बट इंटर, फाउंडेशन एंड फाइनल सिंगल शॉट विदाउट फेलियर अगर मैं कर सकता हूं तो आप क्यों नहीं कर सकते हो? जब मैं तफरीह बहुत मारता था, घूमता, शकल से ही लगता है आवारा होगा है तो था, मैं अभी भी हूं। पॉइंट ये है कि आपको मेहनत तो करनी है, लेकिन आपको एक ब्रेव डिसीजन भी लेना पड़ेगा कि नहीं यार कर सकते हैं। अगर आप ये सोच के बैठोगे पहले दिन कि नहीं हो सकता, तो फिर प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है कि आगे फाइनल तक भी आप जा पाओगे। तो आपको इतना ब्रेव डिसीजन तो लेना पड़ेगा कि बोथ ग्रुप क्यों नहीं हो सकता यार। 6 सब्जेक्ट है हमारे पास करने के लिए, 8 महीने का प्रिपरेशन है, और ऐसा तो है नहीं कि हमको पूरा ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी रटनी है, तो क्यों नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती है। तो आप पहली चीज ही दिमाग में बिठा के चलो, आपको बहुत बड़ी गलती करोगे अगर आपने अभी सिर्फ एक ग्रुप किया तो, क्योंकि आप 8 महीने तक सिर्फ 3 सब्जेक्ट पढ़ोगे, उसके बाद आप आर्टिकलशिप भी ज्वाइन नहीं कर पाओगे, और आपके साथ वाले बोथ ग्रुप क्लियर करके आगे निकल जाओगे। फिर आपको मई में वापस, नवंबर 24 में वापस वेट करना पड़ेगा, अगले 3 सब्जेक्ट को प्रिपेयर करोगे, फिर सॉल्व करोगे, और उस टाइम आपको 4 महीने मिलेंगे प्रिपेयर करने के लिए। तो इधर आप 8 महीने में 3 कर रहे हो, और उधर आप 4-4.5 महीने में 3 कर रहे हो। इसलिए इट इज नॉट आई थिंक इट्स नॉट ए रीजनेबल डिसीजन कि अभी आप सिर्फ 3 सब्जेक्ट के लिए प्रिपेयर करो। गो फॉर 6 सब्जेक्ट। सर आगे जाके अगर लग भी रहा है कि नहीं सर मेरे को बहुत प्रॉब्लम आ रही है, तो कोचिंग तो काम आएगी ना। आप ये समझो आपका पढ़ा हुआ काम आएगा, तो आप उसको अगले 3 महीने में सेल्फ स्टडी करके घर पे पूरा प्रिपेयर कर सकते हो। फिर आपको सेल्फ प्रिपरेशन नहीं करना रह जाएगा ना। अभी 8 महीने में सिर्फ 3 की कोचिंग करो, और 3 सब्जेक्ट प्रिपेयर करो, और घर पे जाके भी 3 ही करो, और बाद में जाके आप 3 की कोचिंग भी करो और 3 को घर पे प्रिपेयर भी करो, सिर्फ शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम में। तो आपके फेल होने के चांसेस उधर बढ़ जाएंगे। तो इसलिए समझदारी ये है, मैं आपको यही बोलूंगा, आप एवरेज स्टूडेंट भी हैं, सीए में पता है बहुत ज्यादा स्मार्टनेस तो चाहिए। सबसे बड़ा मेजर रोल पता है क्या है, जो मैंने इतने सालों में एक्सपीरियंस किया है? कंसिस्टेंसी चाहिए। मैं नहीं बोल रहा हूं आपको आप 16-16 घंटे पढ़ाई करो, आप रेगुलर क्लास आओ और रेगुलर घर पे जाके 2 से 2.5 घंटे होमवर्क करो, दैट्स इट। अगर आपने उतना भी कर लिया ना, आई कैन गारंटी कि अगर आप मेरे साथ या हमारे साथ अगर बराबर क्लासेस और बराबर घर पे पढ़ाई कर रहे हो ना, आपको बोथ ग्रुप एक शॉट में पास होने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। पता है प्रॉब्लम क्या आ जाती है? शुरू के 2 महीने बच्चा बहुत भयंकर एंथुसियास्टिक होता है, हाँ करूंगा, कैसे नहीं करूंगा, होमवर्क भी करता है, सब करता है ना। धीरे धीरे ना ये घोड़े गधे बनने चालू हो जाते हैं, ये मोटरें फेल होना चालू हो जाती है, ऐसा बोल सकते हैं, मतलब बैटरी डिस्चार्ज होना चालू हो जाती है। और धीरे धीरे क्या होता है, जो होमवर्क करने वाले और रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उनके नंबर्स में कमी होना चालू हो जाती है। क्यों? क्योंकि हम लोग पता है वर्कआउट भी करने जाते हैं, साइकिलिंग भी करने जाते हैं, गेम्स भी खेलने जाते हैं, दौड़ने भी जाते हैं, कुछ भी करते हैं ना लाइफ में, हम बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं। हमको महीने 1.5 महीने में अंदर लगता है अरे यार बस यार हो गया मेरा, तो जिम गए 1 महीना गए, 1 महीने में लगा हाँ थोड़ा पंप अप हो गया, चलो छोड़ो यार हो गया अपना काम। फिर क्या हुआ, 2 महीने में और जितने थे उससे ज्यादा बॉडी फुला ली। यही प्रॉब्लम आपको एक्चुअली यहां पे भी आने वाली है। यू नीड टू बी कंसिस्टेंट फॉर नेक्स्ट 8 मंथ्स। मैं आपको बहुत ज्यादा पढ़ने का, अपने लेवल को पुश करने का नहीं बोलूंगा, मैं आपको एक ही चीज बोलूंगा कि आप अगले 8 महीने कंसिस्टेंट रहिएगा, रेगुलर होमवर्क कीजिएगा, रेगुलर जो भी टास्क आपको घर पे मिल रहा है हम आपको प्रॉपर गाइड करेंगे क्या करना है, पर आप उन सब चीजों को फॉलो कीजिएगा। ये चीज आप ऐसे समझ रहे हो, अच्छा पहला दिन टाइम पास करने आ गया, लिटरली बता रहा हूं मेरे का कोई मोटिव नहीं है टाइम पास करने का, ना मेरे को कोई मजा आता है फोकट का ज्ञान बांटने में। मैं जनरली पहली क्लास लेता ही नहीं हूं क्योंकि मेरे को फोकट का ज्ञान बांटने में मजा ही नहीं आता है। लेकिन मैं आपको जो प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं यही है। बच्चे बोलते सर क्या जड़ी बूटी है सीए पास करने की? बच्चा ये चीज रियलाइज पता है कब करता है? एक बार फेल होने के बाद।
और होता क्या, एक बार फेल होने के बाद जब दूसरी बार जब वो कंसिस्टेंट होता भी ना, तो उसके वो एफर्ट्स इतने ज्यादा काम नहीं आ पाते, क्योंकि एक डर बैठा होता है कि फेल हो गया तो क्या होगा, फेल होगा तो क्या होगा, बहुत गंदा होता है फेल होना, एग्जाम पिछली बार ये हो गया था वो हो गया था, और वो पता है एग्जाम बिगाड़ के आ जाता है सेकंड बार भी। किस्मत तभी आपकी, मैं बोलूंगा कि किस्मत तो क्या, मैं आपको बोलूंगा कि आपका सबसे मेजर क्रूशियल पॉइंट है पहला अटेम्प्ट। क्योंकि पहला अटेम्प्ट अगर आपने नहीं निकाला ना, तो एक तो आपके हमेशा के लिए आपके दिमाग में डर बैठ जाएगा कि यार फेल होना बहुत गंदा होता है, और वो एक्चुअली बहुत गंदा होता है। और इसीलिए फर्स्ट अटेम्प्ट क्लियर होने का जो एडवांटेज है वो किसी और को नहीं मिल पाएगा। एंड दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी कंसिस्टेंट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे। मैं अभी से आपको बता रहा हूं, बेटा सिर्फ 8 महीने मेहनत कर लो। वही मैं आपको गधों जैसी मेहनत करने की बात नहीं बोल रहा हूं, मैं आपको बोल रहा हूं घोड़ों जैसा रहो, मतलब कंसिस्टेंट रहो। मत पढ़ो 16-16 घंटे, किसी ने नहीं बोला आपको सीए में 16 घंटे पढ़ने को। आप जितने घंटे कोचिंग आ रहे हो वो करो, और जितना आपको होमवर्क मिल रहा है वो करो, और जो आपको टेस्ट दे रहे हैं वो करो, बस। कोई एक्स्ट्रा कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं फिर भी गारंटी लेता हूं बोथ ग्रुप बहुत ही बढ़िया मार्क्स से आप पास हो सकते हो। और आई थिंक यही सबका मोटिव है, आपका भी, आपके पेरेंट्स का भी, आपकी फैमिली वालों का भी, सब आज चाहते यही है कि आपका एक शॉट में क्लियर हो जाए। और एक और छोटी सी एडवाइस है, फिर हम हमारे सब्जेक्ट की बात करना चालू कर देंगे। अगर कोई रिलेशनशिप चल रहा है, ऑब्वियस सी बात है, हंसने की कोई बात नहीं है, ओ ऐसे कैसे हो, पागल हो क्या, 50% लोगों का होगा। क्योंकि ये तो बहुत कम नंबर बता रहा हूं मैं, सर हमारा तो नहीं है, तो कोई बात नहीं, आप उन 50 में आते हो। बाकी 50 का तो है जो मुंडी नहीं हिला रहे, उनका तो है, जो नहीं हिला रहे हैं वो समझ जाए उनका है। ठीक है, अब पॉइंट क्या है, सर पढ़ाई के साथ रिलेशनशिप कैसे मैनेज करें। मे बी यू आर मैरिड, मे बी यू आर हैविंग एनी रिलेशनशिप, मे बी इन ए फैमिली रिलेशन। ठीक है, फर्स्ट चीज बता दूं, चाहे आपका पार्टनर हो, लड़का हो, लड़की हो, चाहे फैमिली हो, चाहे हस्बैंड हो, वाइफ हो, कोई भी हो, एक चीज क्लियर कर देना, आपकी प्रायोरिटी अगले 8 महीने के लिए शिफ्ट कर दीजिएगा। यू कैन नॉट मैनेज योर रिलेशनशिप विथ स्टडीज, वहां भी जहां पे आपने प्रायोरिटी अपने रिलेशनशिप को पहले दे रखी है। अगर आपका पार्टनर सपोर्टिव है तो आपकी बात समझ जाएगा कि आपके लिए प्रायोरिटी 1 क्यों है। क्योंकि अगर आपने इसको प्रायोरिटी 1 नहीं रखा, और आपने प्रायोरिटी 1 रिलेशनशिप को रखा, और आपने पढ़ाई को प्रायोरिटी 2 रखा, तो अल्टीमेटली एक दिन दोनों हाथ से निकल जाएंगे। क्योंकि प्रायोरिटी 2 आप अचीव नहीं कर पाओगे जो आपकी पढ़ाई है, और करियर आप अचीव नहीं कर पाओगे, तो आप अपने आप में डिप्रेस फील करोगे, और उसका अल्टीमेट इंपैक्ट आपके रिलेशनशिप पे आएगा, और वो भी चला जाएगा। कहीं ना कहीं सब इंटरलिंक्ड है, आपका बिहेवियर, आपका नेचर, आपका रिलेशनशिप, सब चीजें इस बात पे डिपेंड करती है कि आप कितने खुश हो, आप कितने कॉन्फिडेंट हो। और आपका कॉन्फिडेंस एक्चुअली आपकी रिजल्ट बताएगा कि आप क्या एक शॉट में, सिंगल शॉट में ग्रुप क्लियर करते हो क्या। मैं खुद रिलेशन में था, आई वॉज ऑल्सो इन ए रिलेशनशिप व्हेन आई वॉज डूइंग सीए, बट आई हैव क्लियर्ड एक मैंने एक चीज बहुत क्लियर कर दी थी उसको, और वो ये था कि माई फर्स्ट प्रायोरिटी इज पढ़ाई। और मैंने उसको भी समझाया था कि क्यों, क्योंकि अगर मैं पढ़ नहीं पाया तो अपना कुछ आगे हो नहीं पाएगा, और अगर मैं तेरे में लगा रहा या तेरे साथ लगा रहा तो मैं पढ़ नहीं पाऊंगा, तो अल्टीमेटली रिलेशनशिप टूटने वाला है। तो आई विल एडवाइस वन थिंग तो एवरीवन कि प्लीज आप अपने पार्टनर, अपने जो भी फैमिली मेंबर, इवन कई बार होता है हम लोग अपने पेरेंट्स से इतना ज्यादा बॉन्डेड होते हैं और इतने ज्यादा फैमिली में इन्वॉल्व होते हैं कि हम फिर भी प्रायोरिटी 1 फैमिली को देते हैं। अगले 8 महीने मत दीजिएगा प्लीज यार। घर में फंक्शंस हो रहे हैं, घर में आना जाना लगा हुआ है, मैं प्लीज बोलूंगा सब भूल जाओ। 8 महीने के लिए सरनेम ही हटा दो अपने नाम के आगे से, है ही नहीं हम कोई भी, हम सिर्फ ये हैं, दैट्स इट। हमारे कोई फैमिली का इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहिए ज्यादा, शादियों में नहीं जाना ज्यादा, बहुत ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होना, क्योंकि ये सब चीजें आपको पढ़ाई को प्रायोरिटी 2 पे शिफ्ट कर देगी। और अगर आपने अगले 8 महीने के लिए इसको प्रायोरिटी 2 पे रख दिया तो इट्स वेरी डिफिकल्ट कि आप उसके साथ फिर चीजों को क्लियर कर पाओ। सो अगेन एक एडवाइस दे रहा हूं मैं कि आप अपने रिलेशनशिप को कैसे संभाल सकते हो और कैसे अपने रिलेशनशिप के साथ पढ़ाई कर सकते हो। आप रोज की जो आधा पौन घंटा रात को जानू फानू ये सब लगा रखा है, ये सब कम करना पड़ेगा धीरे धीरे, और इसको 40-45 मिनट की जगह, और सर हम तो 2 घंटे करते हैं, तो उसको रिड्यूस करो, 10 मिनट टू 15 मिनट्स पे। अच्छा है, किसी का साथ होना इज नॉट बैड, इट्स वेरी गुड। पता नहीं लोग क्यों रिलेशनशिप को बहुत खराब मानते दुनिया में, मैं मानता हूं किसी का साथ रहना बहुत अच्छा रहता है, बस वो आपके लिए टॉक्सिक नहीं हो जाए।
तो अगर आपका कोई टॉक्सिक पार्टनर है ना, सबसे पहले छोड़ दो, मैं बता रहा हूं आपको रियली, वो आपकी पढ़ाई पे भी इंपैक्ट डालने वाला, अल्टीमेटली बता दो कितना भी खींचतान लो, वो अल्टीमेटली एक दिन छूटेगा, और जिस दिन छूटेगा उस दिन भयंकर दर्द, पेन सब होगा। तो अगर रिलेशनशिप में टॉक्सिक चल रहा है ना, अभी सबसे बढ़िया टाइम है छोड़ने का। सर बहुत बढ़िया रिलेशनशिप है, सपोर्टिव है, तो उसको क्लियर कर दो कि मेरी प्रायोरिटी भी पढ़ाई है, मैं बात करूंगा करूंगी, लेकिन एक लिमिटेड टाइम के लिए, जब भी मेरे पास टाइम रहेगा कर सकता है तो ठीक, नहीं तो तू टॉक्सिक है तो जा मेरे जीवन से। ये चीज आपको क्लियर करनी पड़ेगी। आ रही बात समझ में? सर अभी तो ये भी होगा कि रिलेशनशिप बने नहीं है, यहां आके बनेंगे। हाँ होगा, मैं क्या जानता नहीं हो गया, मैं भी इसी क्लासरूम में बैठा हुआ हूं, मुझे पता है ना। तो प्रैक्टिकली अगर यहां आके रिलेशनशिप बनने ना, प्लीज आप वही फंडा यहां पे भी लगाना। दोनों सीए स्टूडेंट है तो बहुत फायदा भी होता है उस चीज का, पर ऐसा नहीं हो जाए कि वो नहीं पढ़ रही है, वो नहीं पढ़ रहा और आपको भी नहीं पढ़ने दे रहा है। एक लड़का था, मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूं, उससे शायद आपको और क्लियर हो जाए। एक लड़का था, वो लड़का एक बंदी के साथ अच्छी दोस्ती में था बहुत टाइम से, और वो सीए में दोनों साथ में एक ही क्लास में बैठते थे। उसने मेरे को बंदी ही बताई कि बंदी कौन थी, और मेरे पास आया। मैं जनरली ऐसा उसको भगा देता हूं, ऐसे बच्चों को जो मेरे पास रिलेशनशिप एडवाइस के लिए आते हैं, पर वो रोते रोते आया। तो मैंने बोला भाई हुआ क्या, तेरा क्या चल रहा है, क्योंकि कभी कभी डर लगता है कि कोई बच्चा गलत स्टेप्स ना ले ले। ऐसा भी हुआ है कि कभी ऐसा बच्चा गलत स्टेप ना ले ले। तो मैंने उसको समझाया हुआ क्या, तो बोला सर मेरी एक दोस्त है, मैं उससे रोज 3 से 4 घंटे रात को बात करता हूं, 12 से 4 है ना, 12 से 4 या 11 से 3। मैंने बोला पागल हो गया है तू, 11 से 3 बात करा, करते क्या हो? बोले सर मैं उसको बार बार हर 15 मिनट बोलता हूँ फोन रख दे, फोन रख दे, फोन रखने नहीं देती है। बस वो बोलती है कि अच्छा तू पढ़ रहा है पढ़, लेकिन फोन पे लगे रहे। तो मैं बोला भाई मजाक कर रहा है क्या, कोई पढ़ाई होगी क्या, फोन पे लगे रहे, साथ में फोन चालू और इधर बोल रहे, नहीं हो सकता। बोले सर मेरे को रोना इस बात पे नहीं आ रहा है कि मैं फेल हो जाऊंगा, मेरे को रोना इस बात पे आ रहा है कि वो मेरी बंदी फेल हो जाएगी। प्यार देख रहे हो बंदे का? तो मैंने बोला अच्छा तुम्हारा रिलेशनशिप कब से? सर रिलेशनशिप नहीं है, अभी तक किसी ने किसी को प्रपोज नहीं किया, सिर्फ क्या है एज पर देम, वो नेम टैग नहीं देना चाहते, पर सबको दिख रहा है कि वो क्या है। पर वो बोलते नहीं हमने एक दूसरे को प्रपोज नहीं किया, हम दोनों क्या है सिर्फ दोस्त हैं। पर हम दोस्त हैं ऐसे वाले जो 3-4 घंटे रोज रात को फोन पे बात करते हैं। बहुत बढ़िया। मैंने उसको बोला भाई तू भी फेल होगा, तेरी बंदी फेल होगी, ये बात पक्का है, अगर तूने चलता रहा तो क्या चाहता है? बोले सर मैं चाहता हूं कि वो बंदी पास हो जाए, मैं फेल हूं तो चलेगा। मैंने बोला एक काम कर, उस बंदी को ब्लॉक कर दे, क्योंकि तू उसको ब्लॉक नहीं करेगा या उसको बताएगा नहीं कि मेरे लिए मेरी पढ़ाई इंपॉर्टेंट है और तेरे लिए तेरी पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, तब तक वो बंदी मानने वाली नहीं है। बोले सर मैं उसको बोलता हूं कि तू पढ़ ले, तू नहीं फेल होनी चाहिए, तो वो और बात करती है, इसको लगता है मैं बहुत प्यार करता हूं तो और बात करती है। बोला एक काम कर, तू सेल्फिश दिख उसको। तो मैंने उसको सीधे एक ही लाइन बोली, तो उसको सीधे बोल दे तू जाए भाड़ में, मैं तो मेरी पढ़ाई करूंगा क्योंकि मेरे को तो सीए होना, और ब्लॉक कर दे। थोड़ा तो थोड़ा घबराया, पर उसने थोड़ा कॉन्फिडेंस दिखा के डिसीजन लिया। अगले दिन वो मिठाई लेके आया, वो बोलता है सर मैंने बंदी को जैसे ही बोला ना कि सीए मेरे लिए प्रायोरिटी है और मेरे को सीए करना है, मैं तेरे को ब्लॉक कर रहा हूं, उसने मेरे को आई लव यू बोल दिया। और सर अब हम रिलेशनशिप में आ गए हैं। मैंने कहा हो गया कचरा। मैं आपको प्रैक्टिकली ये पॉइंट समझाना चाह रहा हूं, अगर आपका बंदा या बंदी सपोर्टिव है, तो अगर आपने उसको प्रायोरिटी सीए बताया ना, तो वो आपको जीवन भर नहीं छोड़ेगा, कि उसको पता है ये मैरिज मटेरियल है, उसको पता है बहुत आगे जाएगा, बहुत आगे जाएगी, और इसको कभी नहीं छोड़ने का है। तो आपको अगर लगता है ना कि आपका बंदा सपोर्टिव, तो सबसे बढ़िया टेस्ट यही है, आप उसको क्लियर कर दो कि मेरे लिए प्रायोरिटी सीए है और मुझे अगले 8 महीने पढ़ाई करनी है, मैं टाइम दे पाऊंगी तो दूंगी, नहीं दे पाऊंगी तो नहीं दूंगी, संडे को थोड़ी देर मिलूंगी तो ठीक है, लेकिन मैं एक भी दिन क्लास छोड़ के तेरे से मिलने आने वाली नहीं हूं। अगर उसके बाद वो सपोर्टिव है, हाँ यार तू सही बोल रही, तेरे को पढ़ना चाहिए, मैं भी फोकस करूंगा, तू भी फोकस कर, अगले 1 साल तेरे लिए भी इंपॉर्टेंट है, अगर वो बोल रहा है तो रिलेशनशिप बहुत बढ़िया है, और बोल रहा है नहीं ऐसे थोड़ी चलेगा, ऐसे कैसे तू कुछ मेरे को बात नहीं करेगी, वो टॉक्सिक है, छोड़ देना उसको। आ रही है बात समझ में? बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं आपको, और ये विजडम बोल रहा है इतने सालों का, ठीक है? तो इस चीज को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। ओके, नाउ दीज आर द थिंग्स दैट आई वांट टू डिस्कस अबाउट द बेसिक, कि यार इंटर में आके आपको क्या अपनी प्रायोरिटीज चेंज कर लेनी चाहिए। अब बात करते हैं सर पढ़ाई को लेके, कि सर पढ़ाई को लेके आप मुझे बताओ कि अब हम पढ़ेंगे कैसे। जैसे हमने फाउंडेशन में क्या मॉडल फॉलो किया था आप लोगों ने क्लास के नोट्स के अलावा? व्हाट्स योर नेम? स्तुति। स्तुति, आपने फाउंडेशन का मॉडल क्या था, मतलब किस चीज को रेफर करके आपने पढ़ाई करी थी? क्लास के नोट्स एंड
YouTube, ओके, आपने YouTube से रिवीजन लेक्चर्स और ये सब देखे होंगे और क्लास के नोट्स देखे होंगे। इसमें अब एड ऑन करना बेटा इंटर में, क्लास के नोट्स के साथ दो चीजें और मैं आपको फॉलो करने का 100% बोलूंगा, ICAI मॉड्यूल एंड पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चंस। 70% पेपर सिर्फ मॉड्यूल और पास्ट एग्जाम से आता है। कॉस्ट में क्या हो रहा है, बच्चे पिछले 4 अटेम्प्ट से 95, 98, 99, 100, 100, 100 ला रहे हैं। मेरे से एक्चुअली पूछा किसी बच्चे ने कि सर आप ऐसा क्या पढ़ा रहे हो, मैं ऐसे अपनी कोई तारीफ नहीं कर रहा हूं, मैं जेन्युइनली बता रहा हूं, मेरी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। मैंने बोला सर मैं कुछ नहीं कराता हूं, मैं क्लास में नोट्स, सारे पास्ट एग्जाम क्वेश्चन और पूरा मॉड्यूल कराता हूं, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं कराता हूं। नोट्स में भी क्या है, 99% तो ICAI के पुराने और नए क्वेश्चन है, प्लस पास्ट एग्जाम प्लस मॉड्यूल। बच्चे 100 आउट ऑफ 100, 99 आउट ऑफ 100, 95 आउट ऑफ 100 आराम से ला रहे हैं, और इसे मेरा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, ICAI के क्वेश्चन करा रहा हूं मैं और कुछ भी नहीं करा रहा हूं सारे क्लास में। आपको यही करना है सब सब्जेक्ट में। वैसे तो नाटा सर ने भी अपने नोट्स में मोस्टली ICAI के क्वेश्चंस डाल दिए, पर होता क्या है, मेरी थोड़ी स्पीड अच्छी है तो मैं सारे क्वेश्चन क्लास में करा पाता हूं। कुछ फैकल्टीज थोड़ा सा ज्यादा लॉजिक के साथ और वैसे समझाते हैं तो सारे क्वेश्चंस क्लास में नहीं करा पाते। तो आपको एक टास्क ये करना है कि आपको जितने क्वेश्चन क्लास में हो जाए बहुत बढ़िया, नहीं हो तो क्वेश्चन आपको घर पे जाके एक बार पास्ट एग्जाम और ICAI का मॉड्यूल पूरा करना रहेगा। प्रैक्टिकल में तो मैं आपको ये सजेशन दूंगा ही दूंगा, चाहे वो अकाउंट्स हो, चाहे वो कॉस्टिंग हो, चाहे वो FM हो। 3 प्रैक्टिकल टॉपिक्स हैं आपके इसमें, अकाउंट्स, कॉस्ट और FM। इन तीनों में मैं आपको एक ही एडवाइस दूंगा, एक भी ICAI का क्वेश्चन छोड़ो मत, वो ही आ जाएगा। मैं 10-10 साल के पुराने सहेजे हुए क्वेश्चन नोट्स के अंदर है, 10-10 साल मतलब जो 12-12, 15-15 साल से देखे भी नहीं गए किसी बुक के अंदर या मॉड्यूल के अंदर, वो क्वेश्चन नोट्स में डाले हुए हैं, और हर बार एक ना एक सहेजा हुआ क्वेश्चन फंस जाता है। और बच्चा ही बोलता है सर ये आपके नोट्स में कैसे आ गया, कहीं भी नहीं था, क्योंकि 15 साल पहले ICAI ने पूछा था, मैंने वो भी अपने नोट्स में डाल दिया है। तो मैं आपको सिर्फ एक ट्रिक बता रहा हूं कैसे आप पूरे CA इंटर में अच्छे से स्कोर कर सकते हो। कॉस्ट में तो मैं करवाऊंगा ही, बाकी सब्जेक्ट में भी आप एक चीज फॉलो करना, नोट्स तो करना ही करना है, साथ में ICAI का मॉड्यूल और पास्ट एग्जाम। अगर आपने तीनों कर लिया, 100% गारंटी है कि आप आराम से इसके अंदर क्लियर हो जाओगे। आराम से आपको 90% पेपर ऐसा लगेगा पूरा देखा हुआ है, 10% पेपर तो कहीं से भी आ सकता है, पर 90% पेपर पूरा देखा हुआ लगेगा अगर आपने तीनों कर लिया तो उस बच्चे मेरे से एक ही चीज पूछते हैं सर क्या रेफर करें, बस यही रेफर करो, ना कोई ऑथर की बुक रेफर करने की जरूरत है, ना कोई एक्स्ट्रा मटेरियल रेफर करने की जरूरत है। जितना आपको मैं बता रहा हूं अगर आपने उतना भी कर लिया ना, गारंटीड है कि आप इसमें पास हो जाओगे। तो क्या पढ़ना है अपने को, 3 चीजें, क्या क्या, क्लास नोट्स, ICAI का मॉड्यूल और पास्ट एग्जाम्स। कितने पास्ट एग्जाम करेंगे सर, 2018 से लेके अभी तक के, क्योंकि उसके पहले एक्चुअली सिलेबस भी अलग होते थे, सब कुछ अलग था, पर 2018 से लेके अभी तक के सारे पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस हमको करने रहेंगे। ओके, तो कैसे मिलेंगे सर, कई सारे क्वेश्चन तो नोट्स में ही कवर हो जाते हैं। अदरवाइज मैं क्या करता हूं, मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं, मैं क्या फॉलो करता हूं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एक चैप्टर निकाल लेता हूं, चैप्टर का नाम है, एक चैप्टर में कॉस्ट का कोई भी निकाल लेता हूं आपको दिखाने के लिए कि क्या तरीका फॉलो कर सकते हैं। यस, जैसे एक चैप्टर है लेबर कॉस्टिंग, तो कैसे प्रिपरेशन किया जा सकता है वो समझ सकते हैं। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, ऑफ कोर्स कोई भी फैकल्टी सबसे पहले यही करेगी कि बेसिक बताना चालू करेगी चैप्टर का, कि क्या क्या टॉपिक्स रहेंगे, कितने मार्क्स के अंदर एग्जाम में पूछा जा सकता है। यहां से जब चालू होता है तो व्हाट वी जनरली डज इज, हम इसमें ना हमारे क्लास के नोट्स भी इसी PDF में अटैच कर देते हैं, है ना। तो ये PDF आपकी रेडी होना चालू हो जाएगी, पर आप एक इंपॉर्टेंट चीज देखना, इसी PDF में साथ में मैं पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस भी अटैच करता रहता हूं। जैसे ये जुलाई 2021 का 5 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आया था, तो मैंने अगर उससे मिलता जुलता क्वेश्चन क्लास में करवाया है तो उस क्वेश्चन को मैं यहीं अटैच कर दूंगा कि ये क्वेश्चन है बेटा, ये डिस्कशन है, या तो मैं उसको घर यहां पे भी करा दूंगा, या हो सकता है मैं आपको सेम क्वेश्चन है तो घर पे करने के लिए दे दूं।
मतलब होना क्या चाहिए, हम क्लास के साथ साथ ही पास्ट एग्जाम करने लग जाए। हम जनरली पता है हमारी साइकोलॉजी क्या बोलती है, पहले पूरे नोट्स निपटाते हैं, फिर हम मॉड्यूल करेंगे, फिर हम पास्ट एग्जाम करेंगे। नहीं बेटा, इस तरीके से होता है क्या, ना नोट्स पूरे हो पाते, मॉड्यूल तक तो जा ही नहीं पाते, और पास्ट एग्जाम तो सपनों में ही रह जाता है। बेटर क्या है, जब आप रिविजन भी करें तो क्लास के साथ साथ पास्ट एग्जाम क्वेश्चन निपटाते रहे। तो मैं क्या करता हूं, मैं क्लास के नोट्स के साथ ही सारे पास्ट एग्जाम क्वेश्चन अटैच करता जाता हूं और वो करवाता जाता हूं। तो होता क्या है, जब तक चैप्टर खत्म होता है तब तक हमारा नोट्स, मॉड्यूल, और सर मॉड्यूल कहां हुआ, मॉड्यूल भी होगा। जैसे ये मई 18 का एग्जाम क्वेश्चन है, ये यही क्लास में करा दिया। ये सब खत्म होने के बाद ये भी साथ साथ में चलता रहेगा। जैसे मई 19 का एग्जाम क्वेश्चन है, तो सारे एग्जाम क्वेश्चन साथ साथ में अटैच होके हम साथ साथ में सॉल्व करते रहते हैं, और क्लास नोट्स भी चलते रहते हैं। तो क्लास नोट्स भी साथ में चलते हैं, पास्ट एग्जाम भी साथ में चलते हैं। और इसी शीट के पीछे मैं इसके बाद अटैच कर देता हूं आईसीआई का मॉड्यूल। ये अटैच कर दिया आईसीआई का मॉड्यूल, और आईसीआई के मॉड्यूल से भी हम साथ साथ में क्वेश्चन करते रहेंगे, जिसमें मैं एक चीज और मार्क करवाता हूं। जैसे ये क्वेश्चन नोट्स में कवर्ड है तो मैं लिख देता हूं मॉड्यूल के अंदर कि नोट्स में कवर्ड है, और जैसे ये क्वेश्चन भी नोट्स में कवर्ड है, तो जैसे क्वेश्चन नोट्स में कवर होते जाते हैं मैं साथ साथ लिखते जाता हूं कि सारे क्वेश्चन नोट्स में कवर्ड है। तो इससे होता क्या, बच्चा डबल डबल मेहनत नहीं करेगा, बच्चे को लगेगा हाँ यार ये सारे क्वेश्चन तो नोट्स में ऑलरेडी कवर होते जा रहे हैं। अब एक चीज और देखो, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो इतने बेसिक होते हैं कि उनको आपको वापस, जब आप चैप्टर इतना सारा कर चुके हो तो उन बेसिक क्वेश्चन को करने की जरूरत ही नहीं है। तो उन क्वेश्चन के साथ मैं लिख देता हूं निंटेंडो, नो नीड टू डू। मतलब इन क्वेश्चंस को करने की जरूरत, हर चैप्टर में कुछ ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो यूजलेस लगेंगे कि क्या मतलब है, इतना आसान सी बात पूछ ली हमने, 10 क्वेश्चन कर लिए, उसमें सारी बातें कवर हो जाती है, कुछ भी नया नहीं है इसके अंदर, तो इसको वापस क्यों करें। ऐसे क्वेश्चंस को मैं क्या मार्क कर देता हूं, निंटेंडो। अब आपको पता है यही चीजें हर सब्जेक्ट में लगानी चाहिए। ऐसे पता है फनल बना के चलो, अगर 25 क्वेश्चन एग्जाम आपको क्लास में कराए हैं तो आपको जब रिवीजन करना चालू करोगे ना तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस को कम करते जाना पड़ेगा। अदरवाइज पता है क्या होगा, बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि आप लास्ट डे एग्जाम के एक दिन पहले भी 25 क्वेश्चन सॉल्व करने जाओगे तो आपका टाइम ही नहीं बचेगा। एक चैप्टर में 25 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन को करने में लगता है 10 से 15 मिनट। मतलब एक चैप्टर को 25 क्वेश्चन को करने में कितने मिनट, 250 मिनट। मतलब एक चैप्टर के लिए लग गए आपके लगभग 4 से 5 घंटे। और आप अगर एक चैप्टर को 5 घंटे पढ़ोगे, कॉस्ट में 12 चैप्टर हैं, 12 इंटू 5 कितने घंटे चाहिए, 60। एग्जाम के एक दिन पहले कितने हैं, कितने घंटे एग्जाम के एक दिन पहले, मैक्सिमम आप अगर एक दिन की छुट्टी भी होती है तो मिला के टोटल गिनोगे तो आप 20 घंटे ज्यादा नहीं पढ़ सकते एग्जाम के 1.5 दिन के अंदर। 20 घंटे में 60 घंटे का सिलेबस खत्म करना है। इसका मतलब एक चीज तो क्लियर है कि आपको इस फनल को छोटा करते जाना पड़ेगा। मतलब आप प्रैक्टिकली सोचो, अगर आप छाटोगे नहीं क्वेश्चन कि कौन कौन से करने और कौन कौन से छोड़ने, तो आपसे बड़ी बेवकूफी कोई नहीं कर रहा है। क्योंकि आखिरी दिन आप लेके बैठोगे पहला चैप्टर और लोग अच्छा 25 क्वेश्चन करने हैं, लो पहले चैप्टर में हो गए 5 घंटे, अब आपके पास बाकी 11 चैप्टर करने के लिए 15 घंटे बचे हैं, सिर्फ कर ही नहीं पाओगे। 4 चैप्टर रिवाइज करोगे और आपका खत्म हो जाएगा सारा टाइम। तो इसलिए इंपॉर्टेंट चीज है, आपको फिल्टर लगाते चलना पड़ेगा कि आगे जाके कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं और कौन कौन से क्वेश्चन फर्स्ट रिवीजन में कौन से करने, सेकंड रिवीजन में कौन से करने, थर्ड रिवीजन में कौन से करने, एग्जाम के एक दिन पहले कौन से करने। इसकी फनल बना के चलनी पड़ेगी, अदरवाइज आप कवर ही नहीं कर पाओगे। और अब पता है क्या होगा, जब एग्जाम में जाओगे तो आपको रियलाइज होगा अरे मेरे तो आधे चैप्टर रह गए, अब क्या होगा, उसमें से एग्जाम में पेपर आ गया तो क्या होगा, और ये गया आपका कॉन्फिडेंस और गए आपके नंबर, गया, ब्लैंक हो जाओगे आप एग्जाम में जाके, मेरी गारंटी है। क्यों? क्योंकि सर हम प्रॉपर रिवीजन करके ही नहीं जा पाए, क्योंकि हमारी स्ट्रेटेजी गलत थी। हम 5 चैप्टर करने में पूरे के पूरे हमने 20 घंटे निकाल दिए, बचा ही नहीं टाइम हमारे पास बाकी कुछ चीजें करने का। तो इसलिए एक चीज और ध्यान रखना, पढ़ते समय ये स्ट्रेटेजी ध्यान रखना, हमें क्या करते जाना पड़ेगा, फिल्टर लगाते जाना है। ये याद रखना, इतने क्वेश्चन है, फर्स्ट रिवीजन में इतने करने, सेकंड में इतने करने और एग्जाम के पहले इतने करने, अदरवाइज आप कवर ही नहीं कर पाओगे पूरा सिलेबस। फाउंडेशन छोटा था,
इंटर बहुत बड़ा है उसके कंपैरिजन में, तो आप कवर ही नहीं कर पाओगे सिलेबस को, और सिलेबस को कवर करने के लिए आपको ये फिल्टर तो लगाना ही पड़ेगा। क्यों? अरे खुशी खुशी से ये इंटर के बच्चे, क्यों मेरे को बताओ फाउंडेशन के सामने इंटर का सिलेबस कितना है? मतलब कितना, मल्टीप्लाई बाय 2 करूं कि मल्टीप्लाई बाय 3 करूं, कितना करूं? समझ जाओ आप, ये अभी पढ़ रहे हैं बच्चे, अब इनके ये हंसते रहते हैं फिर भी, पर अंदर बहुत गम है इनके अंदर, ठीक है। इंटू 4-5 कर लेना, ये बोल के गए अभी, मैं नहीं बोल, अभी पूछा है अपन ने, मतलब समझ के चलो फाउंडेशन से कम 4 गुना सिलेबस है इंटर का, और जेन्युइनली है। तो आप समझ लो, आप फाउंडेशन में जब जो स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहे थे, अगर इंटर में वो स्ट्रेटेजी फॉलो करोगे ना, पास ही नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। आपको अपनी स्ट्रेटेजी को चेंज तो करना पड़ेगा, और इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि आप ध्यान लगा के चलो। मैं डरा नहीं रहा हूं, मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं। इस फैक्ट के साथ ही हमको पढ़ाई चालू करनी पड़ेगी कि सिलेबस 4 गुना है, और पढ़ने का टाइम लगभग उतना ही है, और एग्जाम के एक दिन पहले भी उतना ही टाइम मिलेगा। तो आप वो स्ट्रेटेजी फॉलो करोगे तो आप 1/4 ही सिलेबस कवर कर पाओगे। एंड दैट्स व्हाई यू नीड टू फिल्टर योर कंटेंट्स। जो भी हम पढ़ रहे हैं, जो भी हम कवर कर रहे हैं, आपको एक फिल्टर लगाते रहना पड़ेगा और उसको छोटा करते रहना पड़ेगा, अदरवाइज आप पास नहीं हो पाओगे। आ रही है बात समझ में? तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है। पास्ट एग्जाम क्वेश्चन आर इफेक्टिव इन न्यू सिलेबस। कॉस्ट में सिलेबस चेंज नहीं हुआ है, कंपनी लॉ में 80% सिलेबस सेम है, ऑडिट में सिलेबस सेम है, एफएम में सिलेबस सेम है, एसएम में सिलेबस सेम है, टैक्सेशन में सिलेबस में सिर्फ 10% का इजाफा जीएसटी में हुआ है, बाकी सब सेम है। चेंज सिर्फ किस में हुआ है? अकाउंट्स। अकाउंट्स में एएस वाला पार्ट बढ़ा दिया है, पर ऐसा नहीं बोलूंगा सिलेबस पूरा बदल गया है, बस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का पार्ट थोड़ा सा बढ़ गया है। इसका मतलब यह है कि हमारे सिलेबस में कोई मेजर चेंजेस नहीं है कि आप पास एग्जाम क्वेश्चन को रेफर ही नहीं कर पाओ, बिल्कुल रेफर कर सकते हो। 80% सिलेबस इंटर का वही है जो अभी वाला चल रहा है, बस वो नंबरिंग चेंज हुई है, ग्रुप 1 ग्रुप 2 में शफलिंग हुई है, दैट्स इट। अदरवाइज सिलेबस में कोई ज्यादा चेंज नहीं है। तो ऑफ कोर्स हम पास्ट एग्जाम के सारे क्वेश्चन रेफर कर सकते हैं। और कोई डाउट है ऑनलाइन? जल्दी पूछ लो फटाफट। एनी अदर डाउट रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर पॉइंट? क्योंकि अदरवाइज हम लोग अब फाइनली हमारे सब्जेक्ट की बात करना चालू करने वाले हैं। कोई सवाल हो तो प्लीज पूछ लीजिए आप। आई थिंक आई कैन आंसर, मतलब मैं इसको बेटर तरीके से आपको समझा पाऊंगा। पूछ सकते हैं, आपको सवाल है तो आपके समान। जी सर, कोई सवाल पीछे? कोई क्वेश्चन स्ट्रैटेजी को लेके, पढ़ाई को लेके, कंटेंट को लेके, क्लास की टाइमिंग को लेके? जी, आपको पढ़ाई छोड़ी टाइम हो गया, ठीक है। मेरे हिसाब से एक काम करो, आप ट्रायल एंड एरर कर लो। आप 15 दिन बैठो क्लास में, है ना। अगर आपको लगता है कि नहीं यार मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि मैंने पढ़ाई कितने पहले करी थी, मैं जो पढ़ रहा हूं मेरे को समझ में आ रहा है, तो आई विल सजेस्ट कि आप बोथ ग्रुप ट्राई कर लो। अभी मत करो, डिसीजन अभी लो ही मत। कब लेना? 15-20 दिन की क्लास हो जाने के बाद आपको रियलाइज हो जाएगा कि क्या मैं 3 घंटे या 6 घंटे या 7 घंटे घर क्लास में बैठ पा रहा हूं, या बैठ पा रही हूं कि नहीं बैठ पा रही हूं। दूसरा, क्या मेरे को 7 घंटे का समझ में सब आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर लगे कि नहीं ज्यादा हो रहा है आपके लिए, तो आप फिर ग्रुप 1 पे शिफ्ट हो जाना। कवर अप करने में ऑफकोर्स आपको थोड़ा टाइम हो गया बेसिक्स में, लेकिन देखो बेसिक्स में प्रॉब्लम कहां आएगी? सिर्फ अकाउंट्स में। कॉस्टिंग सब बच्चों के लिए 0 है। इन लोगों को एबीसीडी से सिखाना पड़ेगा, एक भी नहीं आता इनको, ए फॉर एप्पल भी नहीं आता कॉस्टिंग का। टैक्सेशन इनके लिए 0 है ना। ऑडिटिंग इनके लिए 0 है, एसएम इनके लिए 0 है, एफएम इनके लिए 0 है। तो 90% सिलेबस तो इन सबके लिए भी 0 ही है। मैथ्स है नहीं, जो 11वीं 12वीं में इन्होंने पढ़ा हुआ है, मैथ्स हमारे कहीं भी नहीं काम आने वाला है इसके अंदर। सिर्फ एक किसका बेसिक्स काम आता है? अकाउंट्स का। उसके अलावा मेरे हिसाब से कोई सब्जेक्ट ऐसा नहीं है जहां पे इनको ऐसा लगेगा कि ये बहुत पढ़े लिखे हैं और आपको नहीं आता। नहीं लगेगा, सब ऐसे ही है, सब ढड़क्कन ही है सारे सब्जेक्ट के लिए, है ना। तो मेरे हिसाब से आप 15-20 दिन ट्रायल एंड एरर लो, उसके बाद डिसाइड करना है कि वेदर यू वांट टू गो फॉर एक ग्रुप और बोथ ग्रुप्स, दैट विल बी योर चॉइस। बट अभी आप उसके लिए दिमाग मत लगाओ, 15-20 दिन ट्रायल एंड एरर लो। आप दोनों ग्रुप की फीस अभी मत भरना, अभी फर्स्ट ग्रुप की भरना, और उसके बाद लगे तो आप बात कर लेना कि मैं 15 दिन बाद डिसाइड करके दूंगी, चलेगा। फर्स्ट ग्रुप की तो कर दी, सेकंड ग्रुप की अभी मत भरो, 15-20 दिन 25 दिन रुक जाओ, उसके बाद ही क्लास चालू होगी। जैसा भी होगा बैठो क्लास में, बोथ ग्रुप की क्लास में बैठो। 10-15 दिन का एक्सटेंशन मैं बोल दूंगा, आपको दे देंगे। 15 दिन में डिसाइड कर लेना क्या करने का है, उसके हिसाब से फिर आप आगे बढ़ जाना, ठीक है। और कोई प्रॉब्लम किसी को?
क्लासेस कब तक चलेगी? चलो अब अपन इसी की बात कर लेते हैं. व्हाट विल बी आवर टाइम टेबल सर? हाउ मच, मतलब हमको कब तक आना पड़ेगा और हमको कितना टाइम सेल्फ प्रिपरेशन के लिए मिलेगा, ये पूरी बात अपन चालू कर लेते हैं. सुनना ध्यान से. अभी हो रहा है अगस्त, अब हम मान के चलते हैं 15 अगस्त से इफेक्टिवली क्लास का मतलब एकदम रूटीन में आएगी. अभी धीरे धीरे ही चलेगा सब कुछ. 15 दिन ये हो गए और अपन मान लेते हैं कि आपको पूरा हम फ्री कर देंगे बाय अप्रोक्सीमेटली 15 फरवरी और पहले. कोशिश रहेगी जनवरी एंड या मैक्सिमम 15 फरवरी. सो आपके पास रहेंगे 15 फरवरी से 2.5 महीने प्रिपरेशन के लिए घर पे. मतलब हम आपको 15 फरवरी तक लगभग पूरा खत्म कर देंगे, पूरा फिनिश हो जाएगा बोथ ग्रुप का सिलेबस, और आपके पास लगभग 2.5 महीने रहेंगे घर पे सेल्फ प्रिपरेशन में. और उसमें हम लोग आपको यहां पे 3 मॉक टेस्ट सीरीज करवाएंगे. अभी भी चल रही है, इनकी चालू होने वाली है. ये जो बच्चे गए ना, इनका सिलेबस लगभग खत्म होने वाला है. इनको भी 2.5 महीने पूरे मिल रहे हैं. इनका सिलेबस 20 अगस्त तक खत्म हो जाएगा. तो ये इनको 2.5 महीने मिल रहे हैं, जबकि इनके पास तो 8 सब्जेक्ट थे. इनके पास तो 8 सब्जेक्ट थे, आपके तो 6 ही है. तो मुझे ऐसा लगता है आपको 2.5 नहीं शायद 3 महीने मिल जाएंगे इफेक्टिवली. जैसे आप सब्जेक्ट्स कम हुए हैं, अगर क्लास ड्यूरेशन हम उतना ही रखते हैं तो मेरे हिसाब से हम जनवरी एंड में खत्म कर देंगे. अगर जनवरी एंड में खत्म कर दिया तो इफेक्टिवली यू विल गेट 3 मंथ्स फॉर योर सेल्फ स्टडीज, जिसमें हम आपको 3 मॉक टेस्ट सीरीज कराएंगे. जैसे अभी इन लोगों की मॉक टेस्ट सीरीज चालू होने वाली है 23 अगस्त से. इन लोगों के मॉक टेस्ट चालू होने वाले हैं 50% सिलेबस के. फिर इनके सितंबर में एक मॉक टेस्ट सीरीज चालू होगी बच्चे 50% सिलेबस की, और फिर अक्टूबर में इनकी फुल सिलेबस की मॉक टेस्ट सीरीज चलेगी. तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं 9 महीने तक. पर हाँ, कोचिंग कब तक आना है सर? प्रोबेबली मेरे हिसाब से जनवरी एंड में हो जाएगा, क्योंकि हम 8 सब्जेक्ट के लिए अगर इनको 20 अगस्त तक फ्री कर रहे हैं, इन्होंने भी क्लास उस टाइम चालू करी थी. आप जब चालू कर रहे हैं, इनका चालू हुआ था फरवरी में. जैसे आपका अगस्त में चालू हो रहा है, इनका हुआ था फरवरी में. तो हमने 20 अगस्त को इनको लगभग टाइमलाइन दे रखी है. इनका पूरा सिलेबस 20-22 अगस्त तक खत्म हो जाएगा. तो इनको जब 2.5 महीने मिल रहे हैं, तो मेरे हिसाब से आपको तो 3 महीने पूरे मिल जाएंगे. तो 3 महीने अगर आपको पूरे मिल गए तो आप आराम से फोड़ के आ सकते हो. और उसके साथ 3 मॉक टेस्ट की सीरीज यही होने वाली है. इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर ऑल ऑफ यू गाइज. और उन तीनों सीरीज के अंदर आप लोगों को प्रॉपर आके यहां पे भी टेस्ट देना है. ऑनलाइन आप आ सकते हो तो ऑनलाइन दीजिएगा, सारी कॉपीज चेक होके आपको वापस मिलेगी भी सही. तो 3 मॉक टेस्ट सीरीज होगी और हर चैप्टर के बाद क्लास टेस्ट तो होते ही होते हैं. आप इन लोगों से अगर आप पूछेंगे तो इनके सारे क्लास टेस्ट हो गए, लगभग सारे क्लास टेस्ट हो गए, जितने चैप्टर से सबके हो गए. अब बस मॉक टेस्ट सीरीज इनकी बाकी है, वो अभी तक कंप्लीट हो जाएगी बाय सितंबर और अक्टूबर. तो आपको यही स्ट्रेटजी फॉलो करनी है. अभी हम कोचिंग चालू करेंगे, जनवरी तक फोकस करो. कोचिंग में जो चल रहा है उसके प्रॉपर टेस्ट, उसके प्रॉपर होमवर्क सब, और फरवरी मार्च अप्रैल सेल्फ स्टडी के लिए रखना, जिसके अंदर आप सिलेबस कंप्लीट करके मॉक टेस्ट सीरीज पूरी दीजिएगा. तो मई में आपका पूरा का पूरा प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाएगा और एग्जाम मई में चालू हो जाएगी. दैट विल बी द स्ट्रेटेजी, दैट विल बी द टाइमलाइन कि कैसे हम हमारा सिलेबस कंप्लीट करके मॉक टेस्ट देने वाले हैं. आप चाहो तो कॉपी में लिख लो, ठीक है? ऐसा नहीं लगे कि सर ने कुछ बोला और बाद में कुछ और निकला. आप तो लिख लो, जो बोल रहे हैं वही निकलेगा, ठीक है? और कोई डाउट है किसी को? पक्का? चले, तो आज का हमारा टाइम यहीं पे खत्म होता है. और क्लास का ड्यूरेशन एक बार क्या होगा, धीरे धीरे क्लासेस हमारी एक बार सब बच्चे आ जाएंगे. क्या होगा, आप जल्दी आ गए, अभी धीरे धीरे बच्चे और ज्वाइन करेंगे, तो बाय 3 to 4 डेज एक बार सारे बच्चे इकट्ठे हो जाएंगे ना, फिर हमारा क्लास का ड्यूरेशन हम लगभग जो रखते हैं वो 8:30 अराउंड चालू होती है क्लास. और इवनिंग में अभी स्टार्टिंग में शायद हो सकता है 3 to 4 रहे, मैक्सिमम बढ़ के 5 o'clock तक अभी हम जा सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं जाएंगे. तो जो फाउंडेशन का स्केड्यूल है उसमें घंटे 2 घंटे ऐड करने पड़ेंगे आपको. फाउंडेशन में आप 3 बजे फ्री हो जाते होंगे. कितने बजे फ्री हो जाते थे फाउंडेशन के अंदर? 4 साढ़े 4 ना, इसमें आधा पौन घंटा और ऐड कर लेना, क्योंकि अब 6 सब्जेक्ट ही है. तो बाय 5 o'clock आई थिंक आप लोग आराम से निकल पाओगे. तो दैट विल बी द ड्यूरेशन ऑफ द क्लास. सो दैट्स ऑल अबाउट हाउ वी विल परस्यू आवर क्लासेस. और बाकी हम कल से हमारे सब्जेक्ट की बात चालू करेंगे. आई विल बी स्टार्टिंग विद कॉस्ट अकाउंटिंग, और वो मैं कल से स्टार्ट करने वाला हूँ. थैंक यू सो मच, एंजॉय, गुड डे, बाय बाय. तरुण सर बाहर आ ही गए तो वो बस आके क्लास कंटिन्यू करेंगे. थैंक यू.